12 and your 13 is kind of a ratta chapter, also 18. 12 is not pure ratta, 12 is आधा समझने वाला and आधा रट्टे वाला. 12 करेंगे आज, ठीक है. चैप्टर 12 इज अबाउट योर इंटरप्ट्स. अभी देखो आपने जितना भी इंटरप्ट्स में पढ़ा है ना, वही सारी चीजें ये रिपीट करेगा और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेगा, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. तो ये काइंड ऑफ आपका रिवीजन भी हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके जो कंसेप्चुअल पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो, ठीक है. तो इसका जो हाफ पार्ट है बहुत ज्यादा पूछा जाता है. एक पार्ट इसका ऐसा है जो रट्टे वाला है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, और मोस्टली वो चॉइस में पूछा जाता है, चॉइस वाले क्वेश्चन से पूछा जाता है. तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ लीविंग देम, बट उसके साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं. तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इजी भी. एक सेकंड. बेसिक इंटर प्रोसीजर. अब मैं वैसे मैंने शायद आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप लोगों को पता है पोलिंग क्या होता है? आप ओएस पढ़ के आए हो, पोलिंग पता है पोलिंग क्या होता है? व्हाई इंटरप्ट्स केम इन द पिक्चर? इंटरप्ट्स पिक्चर में आई थी. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पुट अप दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट इन जर्नली? क्या होती है इंटरप्ट? किसी को इंटरप्ट करना, किसी को तंग करना भी बोल सकते हैं एक तरीके से. तो क्या था कि जब आपका ओएस की थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, अगर आप लोग ओएस पढ़ के आए होंगे, ओएस में पढ़ा होगा आपने ये कि जब आपका स्टार्टिंग में सीपीयूज होते थे वो पोलिंग बेस्ड होते थे. पोलिंग बेस्ड क्या होता था? अगर वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस, मल्टी प्रोसेसिंग है, एक से ज्यादा प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर वो एक के साथ काम कर रहे हैं तो उसको पोल करते थे कि whenever you that particular process need you, let me know, I'll help you, I'll do the work for you, whatever you want from me. सपोज प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है. अभी सीपीयू प्रोसेस ए के साथ बिजी है, तो प्रोसेस ए जो है इनपुट आउटपुट करने में लग रहा है, अभी उसे सीपीयू नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम तक सीपीयू जो है वो आइडल हो जाता है. तो जब वो वेट करता रहेगा कि प्रोसेस ए का इनपुट आउटपुट कब खत्म हो और वो फिर से उस पे जो भी उसकी प्रोसेसिंग है करना है तो वो उसके लिए करे, ठीक है. तो वो पोल करता था, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पोल करता रहता था. डू यू वांट मी नाउ? अगर डू यू वांट मी नाउ तो लेट मी हेल्प यू, अगर नहीं तो मैं फिर से बैठ जाता हूँ थोड़ी देर शांति से, तो फिर से थोड़ी देर बाद आपके पास आऊंगा. तो फिर से वो उसको पोल करता है कि डू यू वांट मी नाउ. तो केस में आपका अगर आप देखो तो आपको सीपीयू टाइम बहुत वेस्ट होता है. वो आइडली बैठा है और वो बार बार पोल कर रहा है, ठीक है. तो अब क्या है कि हमारे जो सीपीयूज है, हमारा जो पूरा का पूरा कंप्यूटर का ये एक सब्जेक्ट ही है ना, इसकी सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए. तो अगर हम सीपीयू को बार बार कॉल करने बिठा देंगे तो फास्ट प्रोसेसिंग तो हमें नहीं अचीव होने वाली. तो इंटरप्ट केम इन पिक्चर. तो तब इंटरप्ट से क्या हुआ कि अगर अब मल्टी प्रोसेसिंग सीपीयू मल्टी प्रोसेसेस के साथ काम कर रहा है, प्रोसेस ए बी सी के साथ काम कर रहा है, तो अभी वो ए के साथ है जहाँ पे वो उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है. अभी ए जो है उसको इनपुट आउटपुट की नीड है. तो सीपीयू क्या करेगा, वो आपका ए के साथ इंगेज नहीं रहेगा, वो ए को डाल देगा क्यू में पीछे एंड बी को हैंडल करना शुरू कर देगा, ठीक है. फिर जैसे ही आपका ए का इनपुट आउटपुट खत्म होता है तो उसको फिर से सीपीयू की जरूरत पड़ती है. वो अपने सीपीयू को इंटरप्ट करता है कि आई अगेन नीड यू, ठीक है, मुझे आपकी फिर से जरूरत है. तो सीपीयू जो है उसको अबेयंस में रख के, आपके प्रोसेस बी को अबेयंस में रख के ए के पास चला जाता है. फिर सपोज सी आपको इंटरप्ट सीपीयू को इंटरप्ट करता है कि आई नीड यू नाउ, तो वो ए को भी अबेयंस में रख के सी के पास चला जाता है, ठीक है. और इसको लेके आपने बड़ी सारी वो पढ़ी होंगी, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ये सब आपने क्यू वाइज पढ़ी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपके जो अरेंजमेंट्स हैं प्रोग्राम के, वो जो अरेंजमेंट्स हैं मल्टी प्रोसेस तो किस तरीके से होते हैं, ठीक है. तो तो तब हमारी जो है इंटरप्ट पिक्चर्स में आई कि हमारा सीपीयू टाइम बच जाए. अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको सीपीयू की नीड नहीं है,
तो वो अपना इनपुट आउटपुट या जो भी कोई और काम कर रहा है वो कर सकता है, एंड बाय द टाइम उसको सीपीयू की जरूरत है वो सीपीयू को इंटरप्ट कर सकता है. सो दैट्स हाउ योर इंटरप्ट्स केम इन पिक्चर. ठीक है, ये पोलिंग का बता रहा है. पोलिंग इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कीबोर्ड की एक की का दिया हुआ है. देखो, जब हम कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो हर की के बीच में वी आर टेकिंग सम टाइम, एंड दैट टाइम इज आल्सो वैल्यूएबल टू योर सीपीयू. तो आप तो अब मैं अगर अपना नाम डाल दी ना GUNJ, तो ये GU के बीच का जो टाइम है ना, इस टाइम में भी सीपीयू कैन वर्क फॉर सम अदर प्रोसेसेस. दैट्स हाउ वी गेट टू नो दैट so many things are working at the same time in our laptop or in our computer. ठीक है, दैट्स हाउ हमें लगता है कि सारे सीपीयू जो है मेरे ही काम पे कर रहा है, बट एक्चुअल में सीपीयू इज डूइंग सो मेनी अदर, नॉट ओनली द प्रोग्राम्स दैट आर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू बट आल्सो द बैक एंड प्रोसेसेस. वो सब सीपीयू उसी टाइम में कर रहा है जिस टाइम में आप GUNJ डाल रहे हो, जो G और U के बीच का जो टाइम है. ठीक है, तो G मैंने टाइप किया, G जैसे ही मैंने G डाला तो मेरे सिस्टम के पास इंटरप्ट चला जाएगा कि कीबोर्ड से एक इनपुट आया है. फिर जब मैं यू डालने वाली होंगी उस बीच में सीपीयू फिर से काम करने लग जाएगा, और जैसे ही मैं यू डालूंगी फिर से उसके पास इंटरप्ट चला जाएगा कि एक और लेटर जो है वो कीबोर्ड से इनपुट हुआ है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इंटरप्ट वर्क, एंड व्हाई दैट्स व्हाई इंटरप्ट केम इन पिक्चर टू सेव द टाइम ऑफ सीपीयू टू मेक इट फास्ट प्रोसेसिंग फॉर द प्रोसेसर्स. ठीक है, अब इंटरप्ट्स होता है क्या. अभी तक आपने INTR के बारे में पढ़ा. INTR के बारे में आपने ये पढ़ा कि INTR की हेल्प से जो आपके हार्डवेयर्स हैं वो आपको इंटरप्ट जनरेट करवा सकते हैं आपके सीपीयू में. आज आप एक और तरह का इंटरप्ट पढ़ोगे, NMI. फिर आपने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पढ़े. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में मेरे ख्याल से आपने मोस्टली इंटरप्ट्स कवर किए, बट अपार्ट फ्रॉम दोस few interrupts you will also get to know some other interrupts. Okay, so interrupts, ये जस्ट रीड कर दो. इंटेल प्रोसेसर्स इंक्लूड टू हार्डवेयर पिन. देयर आर दो हार्डवेयर पिन्स होती हैं आपकी, एक होती है INTR और एक NMI. इंपॉर्टेंट है, INTR और NMI के बीच में डिफरेंस आता है. ठीक है, इन दोनों की हेल्प से जो हमारे हार्डवेयर होते हैं वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, वन हार्डवेयर पिन INTA टू एक्नॉलेज द इंटरप्ट रिक्वेस्टेड टू INTR. सपोज मेरा कोई उसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट करी, मेरा सीपीयू अगर उस इंटरप्ट को हैंडल कर रहा है तो ठीक है, अगर वो हैंडल नहीं कर रहा है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि वेदर आई एम हैंडलिंग योर इंटरप्ट और वेदर आई एम नॉट हैंडलिंग योर इंटरप्ट. मैंने आपकी इंटरप्ट को हैंडल करना है या इग्नोर कर देना है. बिकॉज अभी आपको पता चलेगा INTR में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इग्नोरिंग द इंटरप्ट एज वेल, बट NMI में ऐसी पॉसिबल नहीं. अभी धीरे धीरे आती है. ठीक है, तो INTA क्या होता है. INTA इज एक्नॉलेजमेंट पिन. सपोज मेरा हार्डवेयर था, उसने एक INTR पिन के थ्रू हार्डवेयर रिक्वेस्ट करी. मैं सपोज सीपीयू, मैंने सीपीयू के थ्रू INTA के थ्रू उसको ये बताया कि वेदर आई एम एक्सेप्टिंग इट और वेदर आई एम इग्नोरिंग इट. ओके, तो INTA इसमें एक्नॉलेज है कि क्या मैं आपके पिन को, क्या मैं आपके इंटरप्ट को इग्नोर कर रही हूँ या फिर एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है, नाउ द प्रोसेसर ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी होती है. आपने सबके बारे में पढ़ा है, इंट, इंटो, int3, बाउंड, दैट विल अगेन बी रिपीटेड. ठीक है, फिर फ्लैग बुक्स होती है हमारी, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग. आपने फिर से इन दोनों के बारे में पढ़ा है. इंटरप्ट फ्लैग इज यूज्ड टू कंट्रोल योर INTR एंड ट्रैप फ्लैग इज फॉर एवरी एग्जीक्यूशन के बाद में इंटरप्ट जो आती है. ठीक है, और ऑल्सो यूज विद आपकी IRET इंस्ट्रक्शन भी आपने अच्छे से पढ़ी है. फिर आते हैं आपके इंटरप्ट वेक्टर्स. अगेन this thing has been taught to you in previous chapters also, but फिर से एक बार रिवीजन के लिए फिर से देख लो. इंटरप्ट फैक्टर्स, सपोज आपका कोई इंटरप्ट आया, अब आपको वो इंटरप्ट को एक्नॉलेज करा, आपने कहा कि ओके आई विल हैंडल दिस इंटरप्ट, मैं इस इंटरप्ट पे काम करूंगा. यू शुड नो कि ये जो पर्टिकुलर इंटरप्ट आया, ये जो पर्टिकुलर एरर जनरेट हुई है आपके सिस्टम में, इसके लिए कोई प्रोसीजर होगा जिससे कि थ्रू ये एरर सॉल्व होगी या रिजॉल्व होगी. वो प्रोसीजर जिस लोकेशन पे स्टोर होता है, उस लोकेशन का एड्रेस हमें जो होता है वो इंटरप्ट वेक्टर से मिलता है. हाँ जी, कहाँ पे हो? ठीक है, सो इंटरप्ट
वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, वो एक वर्ड होता है वेक्टर्स, वो एक लोकेशन होती है जिसमें आपके प्रोसीजर का एड्रेस होता है. So there is an interrupt vector table. There are so many interrupt vectors there. Every interrupt has some vector related to it, and that vectors tell ke which procedure to jump on to resolve that particular interrupt. Okay, so there is interrupt vectors, and those interrupt vectors are stored in the interrupt vector table. So interrupt vectors and the vector table are crucial to interrupt vector table is located in the first 1024 bytes of memory at address 0000 to 003 है. ठीक है, 256 डिफरेंट 4 बाइट इंटरप्ट वेक्टर्स होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं आपके फर्स्ट 32 जो होते हैं वो आपके इंटेल के लिए रिजर्व्ड होते हैं, उसके बाद वाले आपको अवेलेबल होते हैं. An interrupt vector contains the address of the interrupt service procedure. It is segmented offset because there will be some. It's like a call function. It's like a procedure that is being called, but instead of calling, it's being interrupted because this can be a system process too. ठीक है, तो कॉल और इंटरप्ट में डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉल के टाइम पे कैसा होता है और इंटरप्ट के टाइम पे किस तरीके से आपके फ्लैग्स वगैरह स्टोर होते हैं, और सिमिलरली रिटर्न के टाइम पे और आई रिटर्न के टाइम पे किस तरीके से आपकी चीजें रिट्रीव होती है. ओके, तो ये दोनों चीजें सेम ही है. कॉल में भी आप जंप कर जाते हो किसी और प्रोसीजर में, इंटरप्ट में भी आप जंप कर जाते हो किसी और प्रोसीजर में. ठीक है, दिस इज हाउ अ टिपिकल इंटरप्ट वेक्टर टेबल लुक. ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल है जिसमें से फर्स्ट 32 जो होते हैं ये आपके रिजर्व होते हैं इंटेल के लिए. इंटेल रिजर्व द फर्स्ट 32 इंटरप्ट वेक्टर. जो लास्ट 224 वेक्टर्स होते हैं वो यूजर के लिए अवेलेबल होते हैं. हर वेक्टर जो है वो 4 बाइट का होता है रियल मोड में, और प्रोटेक्टेड मोड में इट इज ऑफ 8 बाइट. And instead of giving the vector address directly, it gives you the descriptor. The first two bytes contain the offset and the last two bytes contain the segment address. ठीक है, किसी भी प्रोसेसर जंप करने के लिए obviously you would need to know the segment and offset address of that particular location. अब आ जाओ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स में कि कौन कौन सी इंटरप्ट होती हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने देखा हो कि जो ये 5 हैं, ये टाइप 4 एंड टाइप 5 तक इननंबरेबल ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है. व्हाट इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड 5. ये जो है ये इननंबरेबल ऑफ टाइम आपके क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई है. ठीक है, ये वाली इंटरप्ट. बाकी की तो कोर्स पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इनको बाय हार्ट लर्न कर लेना. सबसे पहले आती है आपकी टाइप 0 डिवाइड एरर. जब व्हेनेवर यू आर डिवाइडिंग समथिंग विद द 0 you get the type 0 interrupt. Okay, whenever the result from a division overflows or an attempt is made to divide by 0, a type 0 interrupt occurs. Single step trap bit, ये आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सिंगल स्टेप पे ट्रैप क्या होता है. अगर आपका TF बिट सेट है, सेट मतलब अगर उसमें 1 है तो आपका ट्रैप इंटरप्ट जो है वो ऑन हो जाती है, और उसमें क्या होता है हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी जो है इंटरप्ट आती है. This can be used for debugging also, but you also have an option of INT3 where you can decide particular location where you want your procedure to get interrupted. ठीक है, so trap का एक ही drawback है कि it will interrupt your execution after every instruction. ठीक है, तो upon accepting this interrupt, TF bit is cleared, so the interrupt service procedure executed full speed. नेक्स्ट होता है आपका टाइप 2. अब आ जाओ नॉन मास्केबल इंटरप्ट में. अभी आपने हार्डवेयर में से INTR पढ़ी थी, अभी आपने एक वर्ड देखा होगा NMI. NMI होती है आपकी नॉन मास्केबल इंटरप्ट. नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपकी वो इंटरप्ट होती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर एक बार वो आ गई तो यू हैव टू हैंडल देम. ठीक है, सो उसके लिए कोई एक्नॉलेज की बात ही नहीं है. NMI आई है तो यू हैव टू हैंडल देम. ओके, सो देयर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन INTR एंड NMI. NMI और INTR के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो NMI इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. एक बार आई है सो यू हैव टू हैंडल इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, और आप इसको डिसेबल भी नहीं कर सकते. INTR को आप डिसेबल भी कर सकते हो. अगर आपने इंटरप्ट फ्लैग बिट को 0 कर दिया तो INTR के थ्रू से कोई इंटरप्ट नहीं आएगी. ठीक है, INTR 1 अगर आपने कर दिया तो INTA के थ्रू आप उसको ये भी बोल सकते हो कि यूर दिस इंटरप्ट इज गेटिंग बीइंग इग्नोर्ड, नहीं हैंडल कर रहे हैं हम. लेकिन NMI के थ्रू ना आप उसे डिसेबल कर सकते हो, और अगर इंटरप्ट आई है तो ना आप उसे इग्नोर कर सकते हो. दैट्स व्हाई NMI इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्ट. ठीक है, so non maskable interrupts are those interrupts which cannot be ignored and which cannot be disabled, and these are type 2 interrupt. नेक्स्ट आता है आपका टाइप 3 which is ब्रेकी पॉइंट. ये भी आपने पढ़ी हुई है. इंटरप्ट 3 इसकी खासियत ये है कि
इस टाइप की जितनी बाकी सारी इंटरप्ट्स हैं वो 2 बाइट्स की होती हैं। दैट इज द ओनली इंटरप्ट व्हिच इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिबगिंग वगैरह के लिए यूज होती है। ट्रैप और इसमें यही डिफरेंस है कि ट्रैप जो होती है वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद काम करती है, और इंटरप्ट जो होती है अगर आपने जहाँ जहाँ इंटरप्ट INT3 लगाई है वहाँ वहाँ पे वो उसका डिबगिंग करती है, मतलब वहाँ वहाँ उसका इंटरप्ट आता है और एग्जीक्यूशन टूटती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप 4। ये भी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है कि टाइप 4 क्या करती है। टाइप 4 इज एन ओवरफ्लो। अगर आपका ओ बिट जो है 1 है तो आपकी टाइप 4 की इंटरप्ट आती है, और अगर आपका ओ 0 है तो आपकी टाइप 4 की इंटरप्ट नहीं आती है। बाउंड भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बाउंड में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर किसी रजिस्टर का कंटेंट जो होता है मेमोरी की 2 बाउंड्रीज से चेक होता है। ठीक है, अगर वो मेमोरीज की बाउंड्रीज के विद इन है तो कोई इंटरप्ट नहीं आता। अगर वो आउट ऑफ बाउंड्स है, अगर वो मेमोरी की लोअर बाउंड्री से और अपर बाउंड्री के ऊपर या नीचे है, तो उस केस में आपकी टाइप 5 इंटरप्ट आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाउंड तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, 2 या 3 नंबर में बाउंड का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज बाउंड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली इसके बाद जितनी भी है ये सारी जस्ट रीड करना, डू नॉट नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन देम। टाइप 6 इनवैलिड ऑपकोड इंटरप्ट्स। अगर कोई इनवैलिड ऑपकोड आपने दिया, सपोज जैसे आपका मूव का होता है 10010, अगर आप उसको 10110 कुछ कर देते हो तो उस केस में आपका इनवैलिड ऑपकोड आ जाता है। ठीक है, प्रोसेसर नॉट अवेलेबल, ये आपका एस्केप और वेट के केस में होता है। एस्केप के केस में क्या होता था कि अगर आपका अगर आप मल्टी प्रोसेसर्स पे काम कर रहे हो, देयर आर मल्टी प्रोसेसर्स, नॉट प्रोसेसेस, प्रोसेसर्स। तो अगर एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन पास करने एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो आप एस्केप कमांड यूज करते थे। अब अगर आप ऐसे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन पास करने की कोशिश करो जो अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में आपका टाइप 7 इंटरप्ट आती है। ठीक है, डू लेट मी नो अबाउट योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। बाकी तो ये अभी तो सिंपल थियरी ही है। ठीक है, डबल फॉल्ट इंटरप्ट इज एक्टिवेटेड व्हेन टू सेपरेट इंटरप्ट्स अकर ड्यूरिंग द सेम इंस्ट्रक्शन। दो इंटरप्ट्स एक साथ आई तो उस केस में आपका डबल फॉल्ट टाइप 8 इंटरप्ट आती है। ठीक है, टाइप 9 को प्रोसेसर सेगमेंट ओवररन। अगर आप ऐसे अब सपोज फिर से ये एस्केप के केस में होता है। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर को दे रहे हो कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, लेकिन आप उस प्रोसेसर अवेलेबल तो है बट वो जो सेगमेंट आप दे रहे हो वो सेगमेंट इज आउट ऑफ द बाउंड या फिर ओवररन है या फिर अनएक्सेसिबल है, तो उस केस में आपकी टाइप 9 इंटरप्ट आती है। फिर होता है इनवैलिड टास्क स्टेट मैनेजमेंट। इंटरप्ट अकर्स इन द प्रोटेक्टेड मोड इफ द TSS इज इनवैलिड बिकॉज द सेगमेंट लिमिट फील्ड इज नॉट 002 और हायर। इनवैलिड टास्क स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, हर आपने पढ़ा था कि हर टास्क के रिलेटेड आपका एक टास्क रजिस्टर होता है। अगर उसकी बाउंड्री से आप ऊपर या नीचे जा रहे हो, उस सेगमेंट को गलत इनिशियलाइज कर रहे हो या कैसे बोलोगे आप कि जैसे अगर आप पर्टिकुलर सेगमेंट की एक्सेस करने के लिए आप उसकी बाउंड्रीज को गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो उस केस में आपका टाइप 10 इंटरप्ट आती है। फिर आती है आपकी टाइप 11 सेगमेंट नॉट प्रेजेंट। देखो जब आपने इंटरप्ट पढ़ा था उसमें एक पी बिट होती है। पी बिट आपको ये बताती है कि वट एवर द सेगमेंट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट्स नॉट प्रेजेंट नाउ, तो उस केस में आपकी टाइप 11 इंटरप्ट आती है। फिर आती है आपकी टाइप 12 स्टैक सेगमेंट ओवररन अकर्स इफ द स्टैक सेगमेंट इज नॉट प्रेजेंट। Stack segment overrun if in the protected mode if the limit of the stack segment is exceeded। देखो अगर जब आपका स्टैक सेगमेंट है, देखो वो था आपका सिंपल सेगमेंट के लिए। ठीक है, ये था आपका अगर स्टैक सेगमेंट, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस सम स्टैक सेगमेंट इफ इट्स नॉट प्रेजेंट और इफ इट्स लिमिट इज एक्सीडेड। अगर आपने 1024 बिट्स के लिए स्टैक को एक्सेस किया है और अगर आप उसकी लिमिट एक्सीड कर देते हो, उसमें 1024 बिट से ज्यादा डेटा पुश कर देते हो, तो उस केस में आपकी टाइप 12 इंटरप्ट आती है। ठीक है, टाइप 13 जो है जर्नल प्रोटेक्शन फोल्ड है, जो कि फॉर मोस्ट प्रोटेक्शन वायलेशन, ये कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर वो रूल्स अगर वायलेट हुए तो उस केस में टाइप 13 आती है। ये रूल्स दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर रूल्स होते हैं आपके प्रोटेक्टेड मोड में होते हैं। अगर ये वाले वायलेट हुए तो उस केस में आपकी टाइप 13 आती है। डिस्क्रिप्टर टेबल लिमिट एक्सीड हो जाए, प्रिविलेज रूल वायलेट हो जाए, अगर आपने सपोज आप किसी एक इंटरप्ट पे हो, उससे प्रायोरिटी उसकी प्रायोरिटी जो है उससे हाई प्रायोरिटी वाला कोई इंटरप्ट आता है, उसको आप वो इग्नोर हो जाती है, तो उस केस में प्रिविलेज रूल जो है वो वायलेट हो जाता है। इनवैलिड डिस्क्रिप्टर है,
सेगमेंट टाइप लोडेड, राइट टू कोड सेगमेंट दैट इज प्रोटेक्टेड। अगर आप किसी ऐसे कोड सेगमेंट पे राइट करने की कोशिश करते हो जो प्रोटेक्टेड, तो टाइप 13 एरर आता है। रीड फ्रॉम एग्जीक्यूट ओनली कोड सेगमेंट, राइट टू रीड ओनली सेगमेंट, और सेगमेंट लिमिट एक्सेसड। ठीक है, सो दीज आर पर्टिकुलर वॉयलेशंस। अगर इनमें से कोई होता है तो आपकी टाइप 13 जो है इंटरप्ट आती है। फिर आती है आपकी टाइप 14, ये यही बता रखा है प्रिविलेज लेवल वाला। टाइप 14 जो है पेज फॉल्ट इंटरप्ट अकर फॉर ऑन एनी पेज फॉल्ट मेमोरी। पेज फॉल्ट आपको पता है क्या होता है? ओएस में पढ़ के आए होंगे पेज फॉल्ट। सपोज यू हैव, अगर आपका कोई एक प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वर्चुअल मेमोरी के केस में क्या होता था, हम किस तरीके से वर्चुअल मेमोरी को काम करते थे, हम पर्टिकुलर प्रोग्राम के सिर्फ वही पेज डालते थे जिनका हमें पता है कि अभी इनका काम है। और अगर आपका कोई ऐसा पेज हम एक्सेस करने की कोशिश करें जो फिलहाल अभी मेमोरी में नहीं है, तो वो पेज फॉल्ट किया जाता था। तो उस पेज फॉल्ट के टाइम पे ये टाइप 14 इंटरप्ट आपकी आती है। ठीक है, फिर पेज फॉल्ट के बाद क्या होता था, उस पेज के लिए स्पेस बनाया जाता था, उस पेज को लोड किया जाता था, फिर आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया जाता था। ओएस में पढ़ा है आपने ये, मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही, ये ओएस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आता है आपका टाइप 16 को प्रोसेसर एरर टेक्स इफेक्ट व्हेन अ को प्रोसेसर एरर अकर्स फॉर एस्केप और वेट इंस्ट्रक्शन। अब सपोज मेरा सेगमेंट भी सही था, मेरा को प्रोसेसर अवेलेबल भी था, लेकिन मेरे को प्रोसेसर जब कोई मेरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसमें कोई एरर आ गई, मुझे रिजल्ट डिजायरेबल नहीं मिला, तो उस केस में मेरा को प्रोसेसर एरर वाली इंटरप्ट जो है वो एक्टिव हो जाती है, टाइप 16। टाइप 17 अलाइनमेंट चेक, अगर आप वर्ड के केस में वर्ड को डबल वर्ड को वर्ड के थ्रू डिफाइन करवा दो, इंडिकेट अ वर्ड एंड डबल वर्ड डाटा एड्रेस एट एन ऑड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, उस केस में आपका अलाइनमेंट चेक टाइप 17 एरर जो है वो शो होती है। Type 18 machine check activates the system memory management mode interrupting Pentium. This particular interrupt is only available for Pentium to 42 and this system management mode interrupt मतलब ये सिस्टम के थ्रू जनरेट की जाती है जब उन्हें कोई इंटरनल प्रोसेस करना होता है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी जनरेटेड थ्रू अदर यूजर अवेलेबल प्रोसेस के थ्रू जनरेट नहीं कर हो सकती। अब आता है आपका इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, ये सारी रट्टे वाली थी, इसमें जो 5 तक है, 5 तक अच्छे से रट्टा मारना, इनको बस पढ़ लेना। ठीक है, नोबडी आस्क्ड अबाउट टाइप 14 टाइप 6 सिर्फ रीड करना, अभी टाइप 5 तक अच्छे से पढ़ लेना। फिर अब आती है आपकी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। देयर आर 5 सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, अगेन वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट देम इन प्रीवियस चैप्टर्स, but let's just revise them once again. ठीक है, 5 सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं which are most important, INT and INT3 very similar, bound and INTO are conditional and IRET is a special interrupt return instruction। एक बार इनके बारे में हम फिर से पढ़ लेंगे। बाउंड चेक array against boundary, INTO interrupt on overflow, INT है इंटरप्ट जो कि आप INT वाली आप कितने सारे यूज भी करते हो, INT21 यूज करते हो, INT INT21 नहीं यूज करते हो और उसके साथ बड़ी सारी वैल्यूज के साथ, INT21 के अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर। INT3 नहीं यूज करी आप लोगों ने, बट यू नो व्हाट INT3 डज। IRET आप लोग यूज नहीं कर सकते, बट इंटरप्ट व्हेन इंटरप्ट्स आर कॉल्ड IRET इज एग्जीक्यूटेड इंटरनली। ठीक है, ये बाउंड के बारे में फिर से बता रहे हैं, टू ऑपरेंड्स होते हैं, कंपेयर करता है रजिस्टर को विद टू वर्ड्स ऑफ द डेटा मेमोरी। अगर किसी को दिक्कत है तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बाकी अगर नहीं है तो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। बाउंड क्या करता है, बाउंड एक रजिस्टर होता है, उसके कंटेंट को मेमोरी के अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री से कंपेयर करता है। अगर वो वर्ड उस अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री में बीच में है तो कोई एरर नहीं आती, अगर ऊपर या नीचे है तो टाइप 5 इंटरप्ट आती है। ठीक है, सिमिलरली आपकी INTO होती है, INTO जो है आपका ओवरफ्लो फ्लैग बिट को चेक करती है, अगर वो आपका 1 है तो इन INTO कॉल्स अ प्रोसीजर हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन द इंटरप्ट वेक्टर टाइप 4 की इंटरप्ट आती है। और INTO अगर वो 0 है अगर आपका, तो कोई एरर नहीं आती, आपका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो चलता है। ठीक है, INTN जो है इंस्ट्रक्शन कॉल्स द इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर एट द एड्रेस रिप्रेजेंटेड वेक्टर एन। अगर अगर कोई INTN आई है, तो बहुत सारी INT21 आप लोगों ने यूज करी है,
तो वेक्टर नंबर n पे जो भी आपकी एड्रेस स्टोर्ड है उस लोकेशन पे जो सर्विस प्रोसीजर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आई थिंक मैप तो कर पा रहे हो ना, यू हैव एन इंटरप्ट, यू गो टू द वेक्टर नंबर ऑफ दैट इंटरप्ट, वेक्टर नंबर से आपको लोकेशन मिली, उस लोकेशन पे आप उस प्रोसीजर पे चले गए जो उस इंटरप्ट सर्विस का, जो उस इंटरप्ट का प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो इंटरप्ट हैंडल होगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, अगर हो तो लेट मी नो। INT3 instruction is often used as a breakpoint interrupt because it's easy to insert a one byte instruction into a program. Breakpoints are often used to debug software. ठीक है, सिमिलरली वही चीजें जो आप पढ़ चुके हो। IRET instruction is a special return instruction used to return for both software and hardware interrupts. Much like a RET, it retrieves the return address from the stack. ठीक है, RET जैसा ही है, स्टैक से रिटर्न एड्रेस के अलावा ये फ्लैग बिट्स को भी रिट्रीव करता है। अब आ जाओ ऑपरेशन ऑफ अ रियल मोड इंटरप्ट। जब आपके रियल मोड में इंटरप्ट आती है तो आपका क्या होता है, आपकी इंटरप्ट चेक कैसे होती है कि आपके पास कैसे इंटरप्ट आई है। सबसे पहले ये देखो, when the processor completes executing the current instruction, it determines whether an interrupt is active by checking. Suppose आपकी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से पहले there is a small time check कि whether interrupt is there or not. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, वो या तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, सपोज मेरा a प्लस बी हुआ, मूव एड a कॉमा बी किया मैंने, या एड a al कॉमा बी एल किया, उसके बाद मैंने इंटरप्ट 21 किया। ठीक है, तो इंटरप्ट 21, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट से पता चल गया कि इंटरप्ट 21 दैट इज इंटरप्ट है, इंटरप्ट अब हमें कोई हैंडल करनी है। सिंगल स्टेप, मतलब आपकी ट्रैप अगर बिट ऑन है तो उस केस में सिंगल स्टेप, हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी ट्रैप इंटरप्ट होगी। एनएमआई पिन चेक की जाती है कि क्या उसके थ्रू तो कोई इंटरप्ट नहीं आई है, अगर आई है तो उसको हैंडल करेंगे, नहीं आई है तो नो प्रॉब्लम। को प्रोसेसर सेगमेंट ओवररन नहीं है, को प्रोसेसर सेगमेंट ओवररन के केस में जो सी टाइप नंबर इंटरप्ट है अगर वो एक्टिव है तो उसको देखेंगे। आईएनटीआर के थ्रू तो कोई इंटरप्ट नहीं है, आईएनटी इंस्ट्रक्शन इन द ऑर्डर प्रेजेंटेड, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो these are the various by which the processor check whether an interrupt is active or not. अगर interrupt होती हैं तो उस केस में ये भी आप लोग पढ़ चुके हो कि once interrupt is occurred, अगर एक बार एक इंटरप्ट आ गई तो what are the various operations that are performed after an interrupt। सबसे पहले तो आपको करंट जो आप जिस प्रोग्राम पे हो उसके स्टेटस को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटस का मतलब उसका रिटर्न एड्रेस, उसकी फ्लैग बिट्स, IF, TF, ये सब आपको सेव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या होता है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्लैग रजिस्टर कंटेंट्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक। फ्लैग रजिस्टर जो भी उसका स्टेटस था, क्योंकि उसका व्हाटएवर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन दैट प्रोग्राम टिल देन, टिल द टाइम द इंटरप्ट वाज अकर्ड, जो भी उसका स्टेटस था वो आपके फ्लैग रजिस्टर के थ्रू अवेलेबल था। तो सबसे पहले तो फ्लैग रजिस्टर को ही हमें पुश करना पड़ेगा स्टैक में। ठीक है, IF एंड TF को हम क्लियर कर देते हैं बिकॉज IF एंड TF जो है वो इंटरप्ट जनरेटिंग बिट्स हैं। IF के थ्रू आपका INTR इंटरप्ट दे सकता है और TF के थ्रू आपकी सिंगल स्टेप ट्रैप आ सकती है। तो व्हेन यू आर ऑलरेडी हैंडलिंग वन इंटरप्ट, यू डोंट वांट अदर इंटरप्ट्स टू इंटरप्ट यू। ठीक है, जब आप ऑलरेडी एक इंटरप्ट पे काम कर रहे हो तो जरूर ये वाली और ये वाली आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, तो उसको आप दोनों को रीसेट मतलब क्लियर कर देते हो, IF भी 0, TF भी 0। ठीक है, तो इनका भी जो कंटेंट है, जो प्रेजेंट है कंटेंट है, वो आप सेव करते हो। ठीक है, ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी सेव हो चुका है, जब आप फ्लैग बिट के कंटेंट्स को डाल रहे हो तो वो सेव तो हो चुका है, लेकिन वो अभी भी IF एंड TF वही वैल्यूज हैं जो आपके अभी प्रोग्राम के टाइम पे है, तो आप उनको अलग से क्लियर भी करते हो। ठीक है, कोड सेगमेंट के कंटेंट को पुश करते हो स्टैक में, फिर आईपी के कंटेंट को पुश करते हो स्टैक में, और फिर जो नया IPNCS है उसको फेच करते हो और अपने प्रोसीजर पे जंप कर जाते हो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड 5 नंबर में आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2-3 में नहीं आएगा। 5 नंबर में डायरेक्ट आता है कि are the following steps that are performed after an interrupt occurs। इंटरप्ट होने के बाद कौन से प्रोसीजर जो है फॉलो की जाते हैं। ठीक है, अपार्ट प्रोटेक्टेड मोड के इंटरप्ट के केस में क्या होता है, तो वो तो रियल मोड था। ठीक है, अब इन
protected mode, interrupts have the same assignment as real mode. The interrupt vector table is different. Different क्या होता है? हर interrupt vectors protected mode uses a set of 256 interrupt descriptors. वहाँ पे आपके पास interrupt vector, इसका साइज जो है आपका सिर्फ नहीं डबल हो जाता है, 8 बाइट हो जाता है, ठीक है। तो द टेबल इज 256 बाइट्स हुआ। पिछले वाले उसमें किस वाले में? अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे इंटरप्ट के बारे में, तब ये आवाज कट यहाँ रही पे थी। यहाँ पे हाँ मैम, इसी के अराउंड आपकी आवाज कटनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अब ठीक आ रही है? आई गेस सो। हेलो हाँ मैम, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं एक बार ये और बता देती हूँ कि जब आपकी इंटरप्ट आई है, सपोज प्रॉब्लम आ रही है। वापस से कर रही है, कोई नेटवर्क इशू है क्या? एक सेकंड में नेट चेक करती हूँ। हेलो, अब आवाज कैसी आ रही है? अभी तक तो ठीक है। अभी तो ठीक। हाँ, मैंने अपने डेटा पैक चेंज किया है, आई होप ये सही चले। ठीक है, सो एक बार आपकी इंटरप्ट कोई आई तो दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर्स, लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपकी एक बार इंटरप्ट आई तो क्या-क्या फंक्शंस आपके सीपीयू में परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं, वो स्टैक में पुश हो जाते हैं। क्योंकि आपके फ्लैग रजिस्टर जो है वो आपके प्रोग्राम का स्टेटस स्टोर करे होते हैं, कि पिछली इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट 0 था, या किसी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का कोई रिजल्ट 0 था, या कोई नंबर साइंड था या अनसाइंड था, ओवरफ्लो बिट क्या थी, कोई बाउंड था, ठीक है? तो उस केस में आपका जो फ्लैग रजिस्टर होता है, इट्स स्टोरिंग द स्टेटस ऑफ योर प्रोग्राम, दैट इज जहाँ तक कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है वहां तक का। तो अगर हम फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज को खो देंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उसका स्टेटस भी खो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले हमें फ्लैग रजिस्टर्स के फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट को पुश करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बाकी बिट्स कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ओ कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, एस कुछ भी हो, लेकिन हम आई और टी को जो है वो क्लियर कर देते हैं। क्यों क्लियर कर देते हैं? क्योंकि आई एंड टी जो है वो हमारी इंटरप्ट जनरेट कर सकती है, और व्हेन हम एक और ऑलरेडी एक इंटरप्ट पे काम कर रहे हैं, वी डोंट वांट कि हमारी और इंटरप्ट्स आए। ठीक है, तो आई के थ्रू हम आई एंड टी आर को डिसेबल कर देते हैं, और टी के थ्रू हम आफ्टर सिंगल स्टेप इंस्ट्रक्शन वाली सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन वाली इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, फिर वही घिसा पिटा वाला कंटेंट ऑफ द सी एस पुश डाउन टू द स्टैक, आईपी को स्टैक में डालते हैं प्रेजेंट प्रोग्राम के, नए वाले सी एस एन आई पी को फैच करते हैं और जंप कर जाते हैं सर्विस प्रोसीजर पे। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड मोड इंटरप्ट, यू वेरी वेल नो कि प्रोटेक्टेड मोड इंटरप्ट में क्या होता है। प्रोटेक्टेड मोड इंटरप्ट में इंस्टेड ऑफ द इंटरप्ट वेक्टर टेबल यू हैव अ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। ठीक है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल होती है। अब जहाँ पे आपको लोकेशंस मिल रही थी वहां पे आपको डिस्क्रिप्टर मिल रहा है, दैट इज वेरी सेम एज योर प्रोटेक्टेड मोड एड्रेसिंग। ठीक है, जैसे आपका रियल मोड एड्रेसिंग था और प्रोटेक्टेड मोड एड्रेसिंग था, वैसे ही आपका इंटरप्ट प्रोटेक्टेड मोड है और रियल मोड इंटरप्ट है।
यहाँ पे भी आपको पहले जहाँ डायरेक्ट एड्रेस मिल रहा था इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर का, अब आपको एक डिस्क्रिप्टर मिल रहा है इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट लोकेशन ऑफ दैट सर्विस प्रोसीजर, एंड उस डिस्क्रिप्टर में यू हैव दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर। ओके, सो डिफरेंस क्या क्या हो जाता है, एवरी एंट्री इज ऑफ 8 बाइट, जहाँ पे आपका इंटरप्ट वेक्टर टेबल में हर इंटरप्ट 4 बाइट का होता था, यहाँ पे आपका हर इंटरप्ट जो है वो 8 बाइट का होता है। ईच डिस्क्रिप्टर कंटेन 8 बाइट्स। ओके, interrupt descriptor table is located at any memory location in the system by interrupt descriptor table register। अब देखो, जो आपने कल ही हमने एक LDTR और हमने GDTR पढ़ लिए थे। मैंने IDTR छोड़ा था, मैंने IDTR इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में क्लियर होगा। तो वहाँ पे जो IDTR आता था, IDTR की हेल्प से हम इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर के वो कहाँ पे स्टोर्ड है मेमोरी में, उसके एड्रेस को स्टोर्ड रखते हैं। ठीक है, हमारा जो आई आई इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है वो मेमोरी में कहीं स्टोर्ड है, और वो मेमोरी में कहाँ स्टोर्ड है, उसका जो एड्रेस होता है, लिमिट होती है और कुछ राइट्स होते हैं, वो आपके IDTR में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। ओके, सो IDTR भी आपका जो है वो कैशे की तरह यूज करता है। सपोज आपको डिस्क्रिप्टर 4 इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में से डिस्क्रिप्टर 4 कॉन्जिक्यूटिवली बहुत बार बार आपको चाहिए, तो आपका IDTR में फिलहाल के लिए आपके सिर्फ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, each IDT entry contains the address of the interrupt service procedure, which is very well understandable in the form of segment selector and a 32-bit offset address। ठीक है, also contains the P bit, present and DPL bits to describe the privilege level of the interrupt। ठीक है, तो apart from the उसका भी एक पूरा जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, एक सेलेक्टर होता है, एक ऑफसेट एड्रेस होता है, उसमें एक पी बिट होती है और एक डीपीएल बिट होती है। पी बिट ये बताती है वेदर द सेगमेंट दैट यू आर एक्सेसिंग इज प्रेजेंट और नॉट, और डीपीएल बिट बताती है कि ये इंटरप्ट की प्रिविलेज लेवल क्या है। दिस इज योर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर, दैट्स हाउ एन इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर लुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट 16 बिट्स ऑफ योर ऑफसेट, फिर आपका सेलेक्टर होता है, नेक्स्ट 16 बिट्स का आपकी ये डोंट केयर होती हैं, फिर ये आपके कुछ एक्सेस राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपका ऑफसेट होता है। तो देखो ऑफसेट, जब आपको ऑफसेट निकालना होगा ना, तो 16 प्लस 16 ऑफसेट विल बी ऑफ 32 बिट्स। तो फर्स्ट बाइट में और लास्ट बाइट में आपको ऑफसेट मिल जाएगा। ठीक है, बीच की बाइट्स में सेकंड बाइट में आपका सेगमेंट सेलेक्टर मिलेगा, और ये आपकी डोंट केयर है, एंड दीज आर योर एक्सेस राइट बाइट P एंड DPL। दिस इज अगेन डोंट केयर। ओके, सो दिस इज हाउ योर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर लुक्स। बनाने को अभी तक तो आया नहीं है, बट फिर भी बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ बनाने में इसमें है भी। आज तक तो नहीं पूछा गया, बट पूछ ले तो यू शुड नो कि हाउ एन इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर लुक्स। ओके, अगर आपको इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का मेमोरी में दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हो कि कौन कौन सा ऑफसेट है, कौन सा सेगमेंट सेलेक्टर है, निकाल सकते हो। फर्स्ट 16 बिट्स मतलब फर्स्ट टू लोकेशंस आपकी जो फर्स्ट 16 बिट्स जो होंगे आपके ऑफसेट होंगे, फिर सेगमेंट सेलेक्टर होगा, फिर 00H और DPL होगा, फिर आपकी ऑफसेट होगी। ठीक है, ट्राई करना, आएगा नहीं। अब आता है आपका इंटरप्ट फ्लैग बिट्स। इंटरप्ट फ्लैग बिट्स कौन कौन सी ऐसी दो फ्लैग बिट्स हैं जो आपके इंटरप्ट को कंट्रोल करती है। सबसे होती है आपकी IF एंड ट्रैप फ्लैग। ठीक है, both are cleared after the contents of the flag register start stacked during an interrupt। The contents of the flag register and the location of IF and TF are shown here। When EF is set, it allows the interrupt pin to cause interrupt। When IF is cleared, it prevents the ये सब ये this already you know, that's why I'm only reading it। ठीक है, अगर IF आपकी सेट है तो आपका INTR पिन जो है इनेबल्ड है, इंटरप्ट आ सकती है उसके थ्रू। अगर वो सेट नहीं है, क्लियर्ड है, तो उस केस में INTR आपकी डिसेबल्ड है। दिस इज अ टिपिकल फ्लैग बिट। ठीक है, when TF is 1 सिंगल स्टेप इंटरप्ट आ सकती है, when TF is not set आपकी ये वाली सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है वो डिसेबल हो जाती है। सो दिस इज योर ऑलरेडी नो when the interrupt flag is set and cleared by the set interrupt and clear interrupt instruction। जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको आप सेट और क्लियर आप STI और CLI इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हो। द कंटेंट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर्स एंड लोकेशन ऑफ IF एंड TF आर शोन हियर। ये है आपकी I एंड ये है आपकी T।
ठीक है, ये है S साइन, Z जीरो, A ऑक्सिलरी, P पैरिटी, C कैरी एंड योर O इज योर ओवरफ्लो। ठीक है, D इज योर डायरेक्शन। दीज आर द फॉलोइंग बिट्स, और यही वाले बिट्स जो है इंपॉर्टेंट भी है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी है VIF वगैरह वो सब नहीं पूछी जाती। ये आप छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, ये बिल्कुल छोड़ देना है, ये कोई नहीं पूछेगा, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में अभी आपने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पढ़ लिया, वेक्टर टेबल क्या होता है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर वेक्टर टेबल, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल क्या होता है, प्रोसीजर इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर्स पे कैसे जंप करते हैं, प्रोटेक्टेड मोड के केस में, रियल मोड के केस में, IRET क्या होता है, ये सब अभी आपने पढ़ लिया। अब आता है आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स पे। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में अभी तक आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में आपने बस यही पढ़ा है कि एक INTR होती है, एक आई फ्लैग बिट होता है। आई फ्लैग बिट के थ्रू हम INTR को डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट में देयर आर थ्री टू मेन इंटरप्ट पिन्स होती हैं हमारी, NMI और INTR, और एक होती है INTA which is to acknowledge। जब NMI input is activated, a type 2 interrupt occurs. NMI is internally decoded. The INTR input must be externally decoded to select a vector. Internal decoded जनरली ये सिस्टम जनरेटेड, मतलब कोई इस INMI के केस में अब जब आपके पास ये आती है तो यू डोंट नो कि कौन सी विच पर्टिकुलर हार्डवेयर इज रिक्वेस्टिंग एन एनएमआई, विच रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट थ्रू एन एनएमआई। तो इंटरनली जब आप उसको हैंडल करने लगते हो तब आप उसको डिकोड करते हो कि एक्चुअली में कौन सा आपका, किसने आपको इंटरप्ट जनरेट करवाया है। लेकिन INTR के केस में आप ये पहले ही डिकोड करके देते हो कि दिस पर्टिकुलर पेरिफेरल या दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड या हार्डवेयर इज रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट, तो वो एक्सटर्नली डिकोड होती है। ठीक है, तो एनएमआई के केस में, तो INTR के केस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको इस पर्टिकुलर पेरिफेरल से इंटरप्ट लेनी है या नहीं लेनी है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन एनएमआई के केस में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा पेरिफेरल जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो यू ऑलवेज एक्सेप्ट इट एंड यू इंटरनली यू नो। एक सेकेंड, NMI और INTR के केस में क्या होता है, INTR के केस सपोज मेरी क्लासरूम बंद है, क्लासरूम में एक बच्चा नॉक करता है और वो अपना नाम लेके आता है कि मैं आया हूँ, तो आई विल थिंक कि वेदर मुझे उस बच्चे को अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है। ठीक है, तो वो INTR केस हो गया। तो मैं जब तो वो पहले से ही, तो वो एक्सटर्नली अपना नाम बता के आ रहा है कि प्रख्यात आया है या फिर अश्विन आया है, तो आई विल थिंक कि क्या मुझे अश्विन या प्रख्यात को अलाउ करना है या नहीं करना है, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन मी। लेकिन अगर मेरे गेट पे सिर्फ नॉक होता है और मुझे पता है कि मुझे नॉक, अगर किसी ने नॉक किया है तो आई हैव टू ओपन द गेट, तो आई विल ओपन द गेट एंड देन आई विल नो कि किसने एक्चुअल में नॉक किया था। तो ये होता है एक्सटर्नली और इंटरनली डिकोडेड का मतलब। ठीक है, तो एनएमआई और आईएनटीआर जहाँ पे आपकी एक्सटर्नली डिकोड होती है, पहले से ही पता होता है कि दिस पर्टिकुलर पेरिफेरल इज रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट। एनएमआई के केस में यू डोंट नो, दिस इज इंटरनली डिकोडेड। आपको जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पेरिफेरल ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की थी। तो अब एनएमआई आपको हैंडल तो करनी है, बट INTR के केस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ इग्नोरिंग इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ इंटरनली डिकोडेड एंड एक्सटर्नली डिकोडेड टर्म वर्क्स। ठीक है, and in any interrupt vector can be chosen for the INTR pin, but we usually use an interrupt type number between 20FH and FFH because उससे पहले रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, सो आपका कोई भी इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, INTR पिन के थ्रू कोई भी इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, बट आपके 00H और 1FH जो है वो जर्नली इंटेल के थ्रू रिजर्व होते हैं। तो जर्नली जो आपके इंटरप्ट टाइप नंबर होते हैं वो फॉल करते हैं 20H और FFH के बीच में। ठीक है, INTA is also an interrupt pin on the processor। INTA भी एक interrupt pin होती है और उसके दो काम होते हैं। पहली बार में वो acknowledge करती है कि हाँ भाई your interrupt has been accepted, और दूसरी बार में वो
डेटा बस के थ्रू इंटरप्ट किस हार्डवेयर ने रिक्वेस्ट की है उसको उसका एड्रेस मांगती है। ठीक है, तो ये अभी आपका डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना क्योंकि वो डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर microprocessor looks. Suppose these are for interrupt inputs and this is for INTA interrupt output. The interrupt can be generated either through NMI or through INTR. Okay, you know the difference between these two. Difference आता है question. बहुत बार पूछा गया है, इनमरेबल ऑफ टाइम पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन INTR एंड NMI. ओके, तो दोनों ही एक्टिव हाई पिन्स है और ये एक्टिव लो पिन है। जब भी आपका ये सर्कल आता है ना, इसका मतलब आपकी जो पिन है वो एक्टिव लो है। मतलब अगर 0 होगा तो वो एक्टिव होगी, 1 होगा तो वो डिसेबल हो जाएगी क्योंकि INTA आपकी बार पिन है। ठीक है, INTA इज योर बार पिन, दैट सर्कल मींस इट्स एन एक्टिव लो एंड दीज आर एक्टिव हाई। तो दीज आर सो इंटरप्ट इनपुट, ये इनपुट पिन है और ये आउटपुट पिन है। इसके थ्रू यू जस्ट एक्नॉलेज द इंटरप्ट रिक्वेस्टर कि हाँ भाई योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड गिव मी द वो मुझे वेक्टर दो जिसकी आपको जिस जिस वेक्टर ने ये जिस हार्डवेयर ने इंटरप्ट जनरेट करी है। ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है इज एन एज ट्रिगर्ड इनपुट दैट रिक्वेस्ट एन इंटरप्ट ऑन द पॉजिटिव एज 0 to 1 transition. After a positive edge, the NMI pin must remain logic 1 until recognized by the user. Before the positive edge is recognized, NMI pin must be logic 0 for at least 2 clocking periods. तो क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और एक होता है लेवल ट्रिगर्ड, एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इसमें डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि आपकी जो ये जो आपका ये पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये पल्सेस पे काम करता है। ज़ीरोज़ एंड वन, ज़ीरोज़ एंड वन। तो ये ज़ीरोज़ एंड वन का एक पल्स होता है। आपका 0 से 1 गया, 1 से 0 गया, 0 से 1 गया, 1 से 0 गया। ठीक है? तो उस केस में आपकी एक पॉजिटिव एज होता है और एक लेवल ट्रिगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती है और एक लेवल एज ट्रिगरिंग होती है। कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव एज पे काम करते हैं। मतलब जैसे ही आपका एज जो है, जैसे ही आपकी वैल्यू 0 से 1 गई, तो वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? लेवल ट्रिगर में क्या होता है, जैसे ही आपकी लेवल चेंज हुई, सपोज आपका कैसे बना के दिखाऊं मैं आपका, कोई पूछेगा नहीं व्हाट इज पॉजिटिव एज एंड पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, बट मैं आपको बता के दिखा देती हूँ see how what exactly it means. ठीक है, ये है आपका 0, ये है आपका पॉजिटिव एज। ठीक है, ये है आपका 1, ये है आपका नेगेटिव एज। ठीक है, तो अगर कोई इंटरप्ट जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इट विल ऑलवेज गेट एक्टिव व्हेन द पल्स विल मूव फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इस केस में आपकी वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मानी जाएगी। देखो, जब भी आपकी जो पल्स है वो 0 से 1 पे मूव करती है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एज जा रही है। तो अगर आपकी कोई कोई ऐसी इंटरप्ट पिन है जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ये वाली पर्टिकुलर जो एज है ये पॉजिटिव लग रही है बट इट्स अ नेगेटिव एज। ठीक है, नेगेटिव एज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है, 1 से आप 0 जा रहे हो, तो दिस इज अ नेगेटिव एज। तो अगर आपके कोई इनपुट पे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो वो इस केस में एक्टिव होगी। ठीक है, फिर आता है आपका लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड में क्या होता है कि जैसे कि ये तो आपका पॉजिटिव एज है, 0 से 1 गया। ठीक है, फिर 1 से 0 आया। एक होता है आपका जब लेवल चेंज हो जाता है, जब आप नेगेटिव लेवल पे चले जाते हो। तो जब भी आपका लेवल चेंज होगा, जब भी आपका यहाँ से वो इस लेवल से इस लेवल पे जाएगा या फिर इस लेवल से इस लेवल पे जाएगा, तो आपकी इंटरप्ट आएगी। तो वो होती है आपकी लेवल ट्रिगर। जब भी आपकी लेवल चेंज होगी, ठीक है, जब भी आपकी एज चेंज होगी, अगर वो पॉजिटिव एज है, तो आपका कोई इंटरप्ट आएगा। सपोज एनएमआई के केस में इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी एक्टिव एज द पल्स विल गो फ्रॉम 0 to 1। लेवल ट्रिगर्ड जो आपकी INTR आपकी लेवल ट्रिगर्ड होती है, उस केस में जब आपकी पल्स की लेवल चेंज होगी, जैसे अभी ये पॉजिटिव पल्स है, अभी ये नेगेटिव पल्स है, फिर एक और पॉजिटिव पल्स ले लेते हैं, फिर एक और नेगेटिव पल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पल्स से पॉजिटिव, उस केस में आपकी लेवल ट्रिगर्ड मानी जाती है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो लेट मी नो, बिकॉज वैसे तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम कंप्यूटर साइंस वालों के लिए
पॉजिटिव एज लगे नेगेटिव एज इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट फिर भी एक आपको टर्म अगर आप कहीं आपको टर्म दिख रही है तो यू शुड नो कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज मुझे मुझे डाउट क्यों है आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा और फिर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है। तो मैं आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन, बाकी आई नीड टू नो कि इफ यू आर अवेयर ऑफ द पॉजिटिव एज टर्म और नेगेटिव एज टर्म। ठीक है ना, मूव कर जाऊँ आगे, बिकॉज चैप्टर 12 इज द ओनली चैप्टर आई वांट टू टीच टुडे। आई होप कि हो जाएगा, छोटा सा ही है वैसे तो। ठीक है, सो इट्स अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड इट्स अ लेवल एज ट्रिगर। सो मैं आपको खुद ही पॉइंट्स बता देती हूँ, ये 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एनएमआई और आईएनटीआर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 या 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपका यही है कि दैट कैन बी इग्नोर्ड, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, दैट कैन बी डिसेबल्ड, दैट कैन नॉट बी डिसेबल्ड। ठीक है, दैट हैज एन एक्नॉलेज्ड पिन, एनएमआई हैज नो एक्नॉलेज्ड पिन। फोर्थ पॉइंट हो गया, इट्स अ लेवल ट्रिगर, इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर। इतना आपने बता दिया, बात खत्म। दैट्स द ओनली डिफरेंस विल बी आस्क्ड, इतना ही काफी है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है और इसका डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये सर ये बिल्कुल छोड़ देना, एकदम मत देखना, जरूरी नहीं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, कोई कुछ ये पूरा पार्ट आप छोड़ सकते हो। नॉन मास्केबल इंटरप्ट के बारे में पढ़ा, बाकी सारा पार्ट स्किप कर देना, कोई नहीं पूछेगा। दिस इज नॉट आवर फॉर्टे, वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू दिस। ठीक है, सर्किट्स हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका आई एन टी आर एंड आई एन टी ए। एनएमआई के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एनएमआई पिन क्या होती है, एनएमआई बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है, उसका टाइप 2 एरर आता है और वो नॉन मास्केबल होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होती है, ये सब ठीक है, उंगलियों पे रखना। अब आता है आपका आईएनटीआर। आईएनटीआर के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, फिर से रिपीट कर देते हैं कि आईएनटीआर आपकी हार्डवेयर पिन है। आईएनटीआर को आप इंटरप्ट फ्लैग बिट के हेल्प से, आई फ्लैग बिट के हेल्प से सेट और क्लियर कर सकते हो। आईएनटीआर में एक एक्नॉलेज पिन होता है, एक्नॉलेज पिन की हेल्प से आप ये बताते हो कि वेदर योर इंटरप्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट, और अगर एक्सेप्टेड हो गई तो सेकंड पल्स में आप उस इंटरप्ट उस जिसने भी वो इंटरप्ट को जनरेट किया है उसका आप एड्रेस रिक्वेस्ट करते हो कि किस हार्डवेयर ने जनरेट किया है। अभी इसका एक डायग्राम आएगा, डायग्राम अच्छे से देखना क्योंकि वो पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, otherwise we know everything. The interrupt request pin is level sensitive. Level sensitive, I am telling you, whenever the label will be changed, positive pulse to negative pulse, it will get active. ठीक है, INTR is set by an external event and cleared inside the interrupt service procedure. INTR is automatically disabled once accepted, re-enabled by IIDT at the end of interrupt service procedure. Processor responds to INTR by pulsing INT output in anticipation of receiving an interrupt data type data D7 to D0। देखो क्या होता है, जब आपका INTR को एक्सेप्ट किया जा रहा होता है, जब उसको हैंडल किया जा रहा होता है, तो INTA के थ्रू उसको ये बताया जाता है कि हाँ वो हैंडल हो रही है, और फिर आप सेकंड पल्स में D7 से D0 में डेटा बस वेक्टर टाइप नंबर सेंड करवाते हो, माँगते हो आईएनटीआर से कि भाई जिसने भी वो इंटरप्ट हार्डवेयर जिस हार्डवेयर ने भी वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट की थी उसका इंटरप्ट वेक्टर नंबर मुझे सेंड कर दो। ठीक है, तो 2 पल्सेस होंगी इसकी, अभी मैं बताती हूँ। ये देखो, इस तरीके से ये डायग्राम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पूछा जाता है। the INTR and INTA का क्लॉक डायग्राम दिखाओ। दिस इज अ क्लॉक डायग्राम। सपोज ये आपकी INTR है, अभी 0 है, कुछ नहीं हुई। ठीक है, INTR की जैसे ही लेवल चेंज हुई, अभी देखो ये नेगेटिव लेवल है, जैसे ही वो पॉजिटिव पे गई वो एक्टिव हो गई। फिर INTA, बिकॉज INTA इज एन एक्टिव लो पिन, वो जब थोड़ी देर बाद उसने चेक किया कि INTR है, INTR एक्टिव हुई है, INTR एक्टिव के बाद उसने INTA को एक्सेप्ट किया। अब वो तब तक 0 रहेगी जब तक INTR आपकी हैंडल नहीं हो जाती। अलोंग विद दैट आपकी लॉक हो जाएगी। लॉक इसलिए हो जाएगी, लॉक वो इंटरनली, जब भी आपकी कोई इंटरप्ट आती है तो वो लॉक इंटरनली हो जाती है जिससे कि कोई और इंटरप्ट ना आए। ठीक है,
उसके अलावा INTA में पहले पल्स में यू विल टेल कि द INTR द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड दूसरे पल्स में आप वेक्टर नंबर मांग लेते हो। ठीक है, तो ये पूरा पल्स जो है उसमें 2 काम हो रहे हैं। एक, आपके INTR को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि वेदर इट्स एक्सेप्टेड और नॉट। अगर एक्सेप्टेड है तो दूसरे पल्स में आप वेक्टर नंबर रिसीव कर रहे हो कि व्हाट इज द हार्डवेयर दैट हैज रिक्वेस्टेड दिस पर्टिकुलर इंटरप्ट। ओके, सो ये डायग्राम डायरेक्ट आता है, एक्सप्लेन करने को तो नहीं आता, बट हाँ बनाने को आता है। तो सिंपल सा है, वैसे तो इसमें कुछ है भी नहीं, तो इसको अच्छे से कर लेना। मतलब बनाना, अगर ओपन बुक एग्जाम हुआ तो बस पता होना चाहिए कि ये वाला डायग्राम बनाना है, तो ये बनाने को हेलो, हाँ जी। मतलब अगर एक्नॉलेज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? एक्नॉलेज तो होगा ही होगा। एक्नॉलेज में वो बस ये बताएगा कि एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। नहीं, ये वाली तो एक्सेप्ट होगी क्योंकि हम वेक्टर नंबर ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। रिजेक्ट के केस में क्या होगा मैम? रिजेक्ट के केस में आपकी INTA जो है ना वो जीरो हो जाए, वो मतलब डिसेबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब तो अभी वापस से नीचे आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, देखो अभी नहीं, INTA एक्नॉलेज वाली ये अभी नीचे ही है ना, अब ये यस फिर मैम। ऊपर हो जाएगी, फिर ऊपर हो जाएगी ऐसे। यहाँ से सपोज ये यहाँ तक चल रही है ना अभी, ये फिर यहीं कहीं रुक जाएगी, फिर ये वापस से 1 हो जाएगी। 1 का मतलब ये डिसेबल हो जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, कोई जरूरत नहीं है करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की। जहाँ पे भी आपको सर्किट से डर लगेगा वो मुझसे पहले एक बार पूछ लेना कि वो सर्किट्स करने की जरूरत भी है। ये बिल्कुल छोड़ देना, आज तक नहीं पूछा ना ही पूछेंगे। इसमें जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ये दीज आर नॉट फॉर अस, these are for electronics people. नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिंग द इंटरप्ट स्ट्रक्चर। 10 बजे है, आई थिंक मैं एक्सपेंड वाला पार्ट तो करा सकती हूँ। तो एक्सपेंडिंग द, आई विल टेक योर 15 मिनट्स मोर। मैं जितना 15 मिनट्स में करूँगी उतना करवा दूँगी, बिकॉज आई डोंट गिव यू ब्रेक्स इन बिटवीन। तो 15 मिनट्स में जितना होगा उतना आई विल फिनिश अप टू दैट। एक्सपेंडिंग समझ लो कि एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है। अभी तक अगर आपने देखा हो, अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, तो एक बार में कितने इंटरप्ट जनरेट करवा पा रहे हो? नोटिस करा? हाँ, यस, राइट, चिराग इज राइट। एक बार में आप एक इंटरप्ट जनरेट करवा पा रहे हो, ठीक है। व्हाट इफ आई हैव मल्टी मैनी पेरिफेरल्स? अगर मेरे पास बहुत सारे पेरिफेरल्स है, या पेरिफेरल्स की भी बात छोड़ो, अगर मेरा एक पूरा वर्क स्टेशन है और मेरे वर्क स्टेशन पे मास्टर स्लेव्स काम ही ऐसे कर रहे हैं इंटरप्ट के थ्रू, तो हाउ विल आई कंट्रोल ऑल ऑफ देम? अगर वो मेरे पर्टिकुलर कोई एक स्लेव मुझे इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं कैसे वो काम करवा पाऊंगी उससे? उस केस में आई नीड टू एक्सपेंड द इंटरप्ट स्ट्रक्चर। मेरा जो इंटरप्ट है अभी फिलहाल, जो इनबिल्ट इंटरप्ट सिस्टम है, दैट कैन हैंडल 1 इंटरप्ट एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक इंटरप्ट आ सकती है, हैंडल तो खैर होएगी एक ही, बट आ भी सिर्फ एक ही इंटरप्ट सकती है। तो मेरी एक बार में एक से ज्यादा इंटरप्ट कैसे आ पाए, और फिर मैं डिसाइड करूँ कि कौन से इंटरप्ट को पहले मुझे हैंडल करना है, वो हम काम करेंगे। तो उसके केस में हमें इंटरप्ट स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना होता है। वी हैव 3 वेज, हमारे पास 3 वेज होते हैं इंटरप्ट स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के। एक होता है नैंड गेट का, एक होता है डेज़ी चेन, और एक होता है आपका पूरा PLI। एक पूरा इंटरप्ट का आपका एक सर्किट होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 मेथड्स पढ़ते हैं, 3 कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सपेंडिंग द इंटरप्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले होता है आपका एक लैच, 74ALS244 लैच। ये एक सर्किट होता है। इस सर्किट में क्या होता है, हम 8 इनपुट नैंड गेट को यूज करते हैं। और अब क्या करते हैं, 8 इनपुट नैंड गेट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स को अटैच करवा देते हैं। और अब क्या करते हैं, देखो, दिस लुक समथिंग लाइक दिस इज योर नैंड गेट। तो अभी आपकी INTR पिन से अगर कोई एक हार्डवेयर अटैच्ड था, अब आपकी INTR पिन से एक नैंड गेट अटैच्ड है। इस नैंड गेट को हम 74ALS224 लैच बोल रहे हैं, 244 लैच बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जो है, ये पूरे
पूरे डायग्राम को 74ALS244 बोलते हैं और 74ALS330 सिर्फ इस NAND गेट को बोलते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हमें क्या हुआ कि जहाँ पे मेरा इंटरप्ट पिन में पहले सिर्फ एक हार्डवेयर अटैच था, अब मेरी इंटरप्ट पिन में एक NAND गेट अटैच्ड है और उस NAND गेट के 8 इनपुट्स हैं, IR01, IR1, IR2, IR3, IR4, 6, 7। ठीक है, ये जो इनपुट्स हैं ये फर्दर कनेक्टेड है मेरे किन्हीं हार्डवेयर से। ठीक है, तो ये जो इनपुट्स हैं ये फर्दर किसी हार्डवेयर से कनेक्टेड है और अब आई हैव दिस प्रोविजन ऑफ हैविंग मोर देन वन इंटरप्ट एट अ टाइम। अब मेरे एक से ज्यादा हार्डवेयर जो हैं वो इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा होगा, IR0 है, IR1 ने किया है, 2 किया है, 3 किया है या 4 किया है या 5 किया है। बट नाउ माई स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फॉर वन हार्डवेयर पिन एट अ टाइम। सिर्फ एक हार्डवेयर की इंटरप्ट के लिए नहीं है, अब वो कम से कम 8 हार्डवेयर को, 7 इंटरप्ट को, 7 हार्डवेयर को वो ले सकता है एक बार में। ठीक है, ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा ये, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ द थिंग इज वर्किंग। अगर आपको आता भी है ना, अगर आप ये वाला पार्ट खाली ड्रॉ कर देते हो कि INTR पिन पे आपका एक लैच ये पूरा लैच होता है, ये आपका NAND गेट है, एक NAND गेट लग जाता है और उसके इनपुट्स के हेल्प से आप हार्डवेयर को अटैच कर देते हो और फिर वो हार्डवेयर जो है NAND गेट के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं इंटरप्ट की, तो आपको यू विल गेट द मार्क्स। ओके, इसका काम कैसे करता है ये? If any of the IR input become logic 0 because IR is a active low pin, अगर कोई भी लॉजिक 0 होता है the output of the NAND gate goes to logic 1, तो NAND गेट 1 हो जाता है, यानी INTR पिन इनपुट पिन में 1 चला जाता है, तो INTR पिन एक्टिव हो जाती है। अगर वो एक्नॉलेज होगी तो आपका वो IR0 वाला हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो हैंडल हो रही है तो आपको कोई इंटरप्ट वेक्टर फैच होगा और वो इंटरप्ट वेक्टर वो वाला फैच होगा। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वाली पिन ने NAND गेट की कौन से वाले इनपुट पिन ने आपका जो इंटरप्ट था वो रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, सपोज ये आपकी 0 हुई, ये आपका 1 हो गया, यहाँ से आप ये आपने 0 भेजा, 0 हो गया, ये 1 हो गया, आपका INTR आपका एक्टिव हो गया। INTR एक्टिव हो गया, उसने सपोज हैंडल करना चाहा कि ओके वी आर हैंडलिंग दिस इंटरप्ट। जैसे आपकी हैंडल इंटरप्ट हुई तो कौन सा वेक्टर किसने रिक्वेस्ट को एक्सेस किया, किसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की, वो डिपेंड करता है कि IR0 एक्टिव हुआ था, IR1 एक्टिव हुआ था या IR2 एक्टिव हुआ था। फिर उसका वेक्टर टाइप नंबर जो है आपको डेटा बस में रिसीव हो जाएगा एंड दैट्स हाउ योर इंटरप्ट विल बी हैंडल्ड। इन दिस केस most at most 7 hardwares can access 7 hardwares can request for interrupts in one system। okay, so इस तरीके से आप 7 हार्डवेयर के इंटरप्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपार्ट एक्सेप्ट द केस वेयर इंस्टेड ऑफ द केस जहाँ पे आप सिर्फ एक हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। ओके, फिर आता है आपका डेजी चेन। अच्छा, अब हमारा जो ये है, अब हमारा जो 74ALS224 वाला था, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो NAND गेट यूज होता है, NANड गेट बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो NAND गेट कॉस्टली होने की वजह से हम मोस्ट ऑफ द मतलब इट इज वेरी रेयर टू यूज दैट वन एल, उस वाले लैच को यूज करना बहुत ही रेयर होता है, उसको जनरली यूज नहीं करते क्योंकि हमारा जो NAND गेट है इट्स वेरी कॉस्टली। तो हम डेजी चेन इंटरप्ट भी हमारे पास एक प्रोविजन होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन वाया डेजी चेन इंटरप्ट इज इन मेनी वेज बेटर बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली वन इंटरप्ट वेक्टर। ये छोड़ो, इफ एनी डेजी चेन लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। डेजी चेन में यू हैव 8 to C55 सर्किट होता है आपके पास और वो सर्किट की हेल्प से आप जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करवाते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे क्या होता है। फिगर 1240 shows two 8 to C55 peripheral interfaces with their 4 INTR outputs daisy chain and connected to the single INTR input of the processor. If any interrupt output becomes logic 1, so does INTR output in causing an interrupt. देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके डेजी चेन में आपके एक 8 to C5 करके एक सर्किट होता है और उस सर्किट की हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपने पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर देते हो और उन हर डेजी चेन के
2 INTR आउटपुट होते हैं, ठीक है। वो 2 INTR आउटपुट, बिकॉज़ 2 INTR आउटपुट है तो वो डिसाइड कर सकते हैं, एक बार में 4 पेरिफेरल्स को कनेक्ट करवा सकते हैं और 4 पेरिफेरल से 0001 1011 तो ये बता सकते हैं कि 4 में से कौन-सा एक्टिव था, ओके। तो 4 में से कौन-सा एक्टिव था, एक पेरिफेरल से आपको पता चल सकता है और बाकी 4 आपको दूसरे पेरिफेरल से पता चल सकता है। तो अब देखो आपका काम कैसे करता है, अब आपकी INTR पिन से एक गेट अटैच होता है, उस वो गेट फर्दर आपके 2 गेट से अटैच होता है, ठीक है। अब क्या होता है आपका, एक बार में जब इन दोनों में से कोई एक गेट एक्टिव होगा, जौन-सा भी गेट इनमें से एक बार एक्टिव होता है, वो उस गेट की 2 वैल्यूज़ देखता है। जो वो 2 वैल्यूज़ होती है 00 है, 01 है, 10 है, 11 से उससे ये डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा पेरिफेरल जो था उसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की। दिस इज़ हाउ योर डेज़ी चेन। तो डेज़ी चेन के केस में क्या होता है कि आपके आप तो इंटरप्ट वेक्टर एक बार में आप सिर्फ 2-4 वेक्टर से काम कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी जो नैंड गेट है वो इसमें यूज़ नहीं होता। तो इससे ही आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है? आया समझ में? देखो डायग्राम तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा है बट इतना डिफरेंस नहीं है। जो आपका INTR पिन इनपुट है वो आपको 74 ALS 32 लैच से कनेक्ट होता है। इस लैच के 2 इनपुट्स होते हैं जो आपके डेज़ी चेन 1 और डेज़ी चेन 2। ये पूरी की पूरी डेज़ी चेन है जो आपके 82651 और 82652 से कनेक्टेड होते हैं। एक बार में आपका एक ही 82655 एक्टिव होगा। जौन-सा एक्टिव होगा उसके 2 इनपुट्स फर्दर होंगे और वो 2 इनपुट से ये पता चलेगा कि कौन-सा आपका जो इंटरप्ट कौन-सा हार्डवेयर जो था वो आपका उसने इंटरप्ट को जनरेट किया, ठीक है? Any interrupt output from the 282C will cause the INTR pin on the processor to go high, requesting an interrupt. The task of locating which INTR output became active is up to the interrupt service procedure, which must poll the 82C55 to determine which output caused the interrupt. एक बार इंटरप्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको ये देखना होता है कि कौन से इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर कौन से हार्डवेयर ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट किया था एंड दैट कैन बी सीन बाय कौन सी पिन जो है आपकी, अगर ये वाला पार्ट आपका एक्टिव हुआ है, ये वाले पार्ट ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की है, तो इसमें कौन-सी पिन जो थी वो हाई थी 00, 01, 10 या 11। तो एक बार में 4 इसके, 4 इसके, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू कैन uh, connect 8 hardwares at a time with your microprocessor to generate interrupts for different hardware। ठीक है? बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसके क्योंकि सर्किट वर्किट हमें नहीं पूछते। तो अगर बस इतना समझ में आया है कि डेज़ी चेन के केस में 2 82C55 PIAs होते हैं। 82C55 PIAs आर नथिंग बट सर्किटरी चिप्स होती हैं ये। वो चिप्स की हेल्प से आप INTR पिन में कनेक्शन करते हो। एक भी यूज़ कर सकते थे बट एक अगर आप यूज़ करते तो खाली 4 हार्डवेयर आप एक बार में इंटरप्ट जनरेट करवा सकते थे। ठीक है? तो अगर हमें 74 ALS244 को मैच ही करना था तो वी हैड टू हैव एट लीस्ट 2 82C55। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है वो है ये 82598 PIC। तो ये मैं चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी, ये मैं आपको नहीं पढ़ाती वरना आप गुम हो जाओगे। तो इसमें से डेज़ी चेन इंटरप्ट सिर्फ ये सिर्फ आपको रटना है, ओके? ये वाला पार्ट जो है एक्सपेंडिंग द इंटरप्ट दिस इज़ टू बी जस्ट फॉर रट्टा और बहुत ही कम केसेस में डेज़ी चेन पूछा जाता है, बाकी अगर पूछा जाएगा तो यू विल टेल कि 2 82C55 एज़ होते हैं, 2 82C55 ए एक बार में 4 हार्डवेयर को कनेक्ट करवा सकता है और 4 हार्डवेयर के हेल्प से 2 इनपुट्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन-सा हार्डवेयर था, ओके? नहीं डाउट पूछ रहे हो तो ओके आई एम मूविंग ऑन फॉरवर्ड। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। और दिस इज अ पार्ट वेयर यू जस्ट हैव टू क्रैम, जहाँ पे आपको सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है? आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बट इन द एंड यू हैव टू क्रैम थिंग्स। तो समझ के क्रैम करोगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, बिना समझ के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझा दूँगी, क्रैम करना आप पे रहेगा, ठीक है? So this will do in next class. I thought I'll be able to do this in today's class only. Since कोई नहीं पूछेगा इसकी, बाकी इसकी क्वेश्चंस इसमें से जो आएँगे वो मैं बताऊँगी कौन से आते हैं। डेज़ी चेन और 74ALS244 बहुत ही कम पूछते हैं। हाँ, एक चीज़ पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द 3 ways to expand the interrupt structure। तो उस केस में
छोटा थोड़ा-थोड़ा भी अगर 74 ALS 244 को और डेज़ी चेन को या 8259 को, PIC को एक्सप्लेन कर देते हो, PI 8259 है तो बहुत ही वास्ट है, तो थोड़ा-थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दोगे तो यू विल गेट द मार्क्स, ओके? So this is all about the chapter 12, except the last part we'll do it in next class. और अगर आप बोर नहीं हुए तो I can go for 15 more minutes. बाकी I have taken your 15 minutes break, so I don't want to spoil it. हम नेक्स्ट ही क्लास करते हैं, हाँ मुझे इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे लग रहा है कि मगर मैं भागना नहीं चाहती ना इस वजह से, दैट्स व्हाई। तो ठीक है, यस ओके ओके। सो टेस्ट इज ऑन योर मैम 14th of October। हाँ जी विभू। मैम एक चीज पूछना था, मतलब इतनी सारी क्लासेस हो गई है कि ये माइक्रो प्रोसेसर्स होते कहाँ है, मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर ये सोचे तो। माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप, CPU on a chip, it's a chip। तो मैम अभी जो ये हम डेज़ी चेन वाला कर रहे थे उसमें आपने बताया था कि 3 हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो क्या था? 4 हार्डवेयर 4 कनेक्ट जैसे नहीं देखो ना, देखो क्या होता है कि आपके सीपीयू में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं ना, हर पॉइंट का अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है। आपका मदरबोर्ड देखा है आपने? हाँ, उस मदरबोर्ड में बड़ी सारी चिप्स होती हैं, तो उसको कनेक्ट कैसे है? हाँ उस मदरबोर्ड पे आप के पेरिफेरल्स किस तरीके से उस मदरबोर्ड के थ्रू किया वो काम करते हैं। तो आप एक बार में कितने पेरिफेरल्स अटैच कर सकते हो वो उस मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। तो उस मदरबोर्ड में कौन सी माइक्रो प्रोसेसर चिप आप यूज कर रहे हो, वो आपका पूरा सीपीयू बनाती है, पूरा कंप्यूटर वही बनाती है, वो मदरबोर्ड ही। तो मदरबोर्ड में बड़ी सारी चिप्स होती हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो वो सारी चिप्स जो होती हैं उनमें से ही माइक्रो प्रोसेसर की भी चिप्स होती हैं। अब अपने कितने माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, वो तब वहाँ पे डिपेंड करता है। मैंने भी कभी देखा नहीं है, बट हाँ इतना मुझे लगता है कि वो मदरबोर्ड पे ही होता है, इतना मुझे पता है कि वो मदरबोर्ड पे होता है। मैंने कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने मदरबोर्ड देखा है, बट मुझे को मतलब मैंने पक्के तरीके से नहीं पढ़ा कि हाँ वही होता है, बट हाँ वही होना चाहिए बिकॉज दैट्स वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मदरबोर्ड इज द अल्टीमेट प्लेस वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड ऑन योर सीपीयू। सीपीयू में कितनी सारी चीजें होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं। होते हैं क्या हार्डवेयर? क्या क्या मैम 4 होते हैं हार्डवेयर। 4 LR50 LR15 एक सेकंड रुको। LR50 मैम। हाँ LR15 क्या कोड्स होते हैं ना? LR50 नाम के हार्डवेयर होते हैं। हाँ देखो तुम्हारे सीपीयू में बड़ी सारी चीजें होती है तुम्हारे। हाँ सीपीयू में कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, तुम्हारे सीपीयू में स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं और तुम्हारे सीपीयू में मॉनिटर कनेक्टेड होता है। तो वो उन वजह से होते हैं। आप उसको आउटपुट अगर आप सीपीयू के पीछे देखो तो सीपीयू में बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं। अल्टीमेटली वो पॉइंट्स कहाँ से वर्क कर रहे होते हैं? आपके मदरबोर्ड से। ठीक है तो अच्छा मैम फिर इसका मतलब जितने भी ये कैमरा वगैरह और ये डिस्क वगैरह होते हैं तो वो जो इंटरप्ट जनरेट होता है फिर वो मतलब वहाँ से चलते हैं सब कुछ। हाँ। तो अगर आपके मदरबोर्ड में ही मैं एक डेजी चेन लगा दूं तो मदरबोर्ड में नाउ योर मदरबोर्ड विल बी एबल टू हैंडल मोर देन वन हार्डवेयर फॉर द इंटरप्ट जनरेशन, फॉर इंटरप्ट जनरेटिंग इंटरप्ट। और आपके मदरबोर्ड में अगर मैं डेजी चेन की जगह एक 8259A लगा दूं तो 64 इंटरप्ट्स हैंडल कर सकता है वो एक बार में, अगर मैं मास्टर स्लेव वाला काम करूँ तो। बट मैं मास्टर स्लेव वाला काम नहीं करूँ। ये आपको लगता होगा ना कि ये क्या होता क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटी सी चिप होती है। अगर आपने डिजिटल बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होता ना, फर्स्ट ईयर में आता था वो जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा था मैंने, तो वो अब वो हट गया है, दैट सब्जेक्ट हैज बीन डिस्कार्डेड। बट मेरे टाइम पे वो सब्जेक्ट होता था तो हमें बनवाते थे, हमें प्रॉपर ब्रेड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे करते हैं ना उनका एक ब्रेड क्या बोलते हैं वो उसको, ब्रेड बोर्ड होता है, ब्रेड बोर्ड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। यस मैम, हाँ वो व्हाइट कलर का होता है। हाँ वो व्हाइट कलर का होता है और उस पे चिप्स वो लगा के इनपुट आउटपुट हैंडल करते हैं। वो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं और मास्टर स्लेव भी वो लोग डिजाइन करते हैं, मास्टर स्लेव वे में भी वो डिजाइन करते हैं। तो मेरा वो सब्जेक्ट बहुत
प्रैक्टिकल के केस में बहुत खराब हुआ करता था क्योंकि मेरे साथ एक लड़की होती थी, वही करती रहती थी बैठ के। लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो इतनी छोटी-छोटी चिप्स होती हैं, तो हमें हमारी मैडम 8086 की चिप देती थी। ये लो 8086 की चिप और इससे बनाओ ये, इससे ये प्रैक्टिकल करो। तो 8086 microprocessor is a CPU on a chip and microcontroller is a computer on a chip। तो ये जो चिप है ना, ये बहुत छोटी सी होती है, एक छोटी सी आईसी होती है। उस आईसी के बड़े सारे पैर से होते हैं कॉकरोच की तरह। उसको पैर को आप ब्रेड बोर्ड में घुसाते हो तब वो वर्क करना शुरू करती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ब्रेड बोर्ड क्या होता होगा? मदर बोर्ड ही होता होगा। यार मैं तो जस्ट सोच रही हूँ, मतलब मैंने कभी देखा नहीं ऑनेस्टली। तो इट इज लाइक प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, लाइक इंटेल हो गया, इंटेल इनसाइड वगैरह, फिर हाँ, AMD हाँ। के प्रोसेसर्स, दोज आर माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ, वो तुम्हारे मदरबोर्ड पे फिट होते हैं। राइट। हाँ, हाँ, हाँ। लाइक एंड हाँ, मदरबोर्ड पे और काफी सारी चीजें होती है जिससे कि आपके कनेक्शंस आ जाए। हाँ, बट हाँ। मेनली प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर नॉर्मली अगर आप कभी भी खरीदोगे जैसे लाइक Amazon पे अलग से, तो प्रोसेसर टाइप कर देगा AMD या फिर इंटेल के आगे। हाँ, हाँ, वही है। तो वही मैंने भी सोचा ही कि अगर कहाँ कनेक्ट होगा अगर माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली नहीं बोली, बाकी प्रख्यात कर रहा है तो चलो ठीक है। अब तो फिर पक्की हो गई कि मदरबोर्ड पे ही सारी चीजें कनेक्टेड होती है। और मदरबोर्ड इट इज लाइक अगर आप प्रोसेसर इट इज लाइक अगर तुम लाइक पीसी बिल्ड करोगे तो तुम्हारा मेनली चीज होती है कि ना, तुम्हें एक ग्राफिक कार्ड चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए एंड प्रोसेसर। ये तीन मेन चीजें हैं, पावर सप्लाई। हाँ, तो तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो मदरबोर्ड की कंपैटिबल होना चाहिए वगैरह, एंड देन वो बाकी सारी स्टफ आता है। बट पढ़ रहे हैं हम उसी का कोडिंग वगैरह देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए। हाँ, तो थिंग इज कि अगर आप अपनी मदरबोर्ड में एक्सपेंड करने के लिए NAND गेट लगाओगे तो वो कॉस्टली पड़ जाएगा, बट 8259A लगाओगे तो वो कम कॉस्टली पड़ेगा। तो आपका कंप्यूटर जो है वो सस्ता हो जाएगा। तो यही बताते हैं। और आपके अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट आपको ये भी देखना होता है कि कम स्पेशियस हो, कम से कम आपकी चीजें जो है स्पेशियस हो। ठीक है? अभी आप चैप्टर 9 में ना चिप के बारे में पढ़ोगे। 086 और 8086 की चिप्स पिन सेटिंग्स पढ़ोगे। वो पिन्स आपको लर्न नहीं करनी, बट वो पिन्स कैसी होती हैं। तो इसलिए हाँ, वैसे ये सही बात है कि कंफ्यूजन हो सकती है बिकॉज़ आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होता तो शायद आपको पता होता है कि किस तरीके से दिखती हैं ये चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ वेरी छोटी-सी चिप्स। और आपके जितने भी ये इंटेल वगैरह हैं, जो अब आप कर रहे हो i3, i5, i7, these are very small chips that are embedded in your motherboard, and then the whole computer is working on its basis. Okay, so anything else? No, ma'am. So I can leave the class now. Okay, I have taken the attendance. Fine. टेस्ट मैं चेक कर दूंगी अब आपके ये वीक जो आ रहा है। मेरा एक अलग से लाइक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है कि ना, ये इन द सेंस कोर्स से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ये है कि ना मैम, आपको कोई आइडिया कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लाइक टेस्ट वगैरह होंगे या नहीं होंगे? क्या सीन क्या है? टेस्ट बोल रहे हो? यस मैम, लाइक फाइनल टेस्ट में क्या कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला? मतलब फाइनल टेस्ट या एग्जाम की बात कर रहे हो कि हाँ, टेस्ट? एग्जाम्स। हाँ। देखो तुम लोग के तो एग्जाम होगा, चाहे तुम लोग ऑनलाइन बैठ के दोगे, चाहे मेरे ख्याल से देखो बुलाने वाले तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली में हालत खराब है अभी तो 3-3, 4-4 हजार केस आ रहे हैं एक दिन में। दिसंबर में तुम लोग के एग्जाम्स होंगे, दिसंबर तक है तुम लोग का बस खाली। 28 नवंबर तक आप लोगों की फाइनल क्लास है और 28 नवंबर के बाद 12 दिसंबर से आप लोग के एग्जाम शुरू हैं। उस बीच में आप लोग के प्रैक्टिकल होंगे। तो वही होगा। लाइक एंड देन तो अच्छा, अगर एग्जाम्स होंगे तो लाइक ओपन बुक टेस्टिंग होगी या फिर लाइक जैसे प्रीवियस टाइम पे क्या था कि प्रैक्टिकल्स एंड उसके बेसिस पे ले लिया था? नहीं, अब तो वो वाला टाइम इसलिए ऐसा था कि उस टाइम पे कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो थर्ड ईयर के लिए ही वो सॉल्यूशन लेके आए और अब वो थर्ड ईयर वाला सॉल्यूशन मेरे ख्याल से सारे ईयर्स पे चलेगा। फर्स्ट का भी वैसे ही होगा, सेकंड ईयर का भी वैसे ही होगा और थर्ड ईयर का तो होगा ही होगा।
फर्स्ट ईयर तो हम आई नहीं है शायद से अभी तक। हाँ, फर्स्ट ईयर का तो एग्जाम ही मार्च में होंगे, बट अगर होंगे तो उनके भी एग्जाम ऐसे ही होंगे शायद ओपन बुक। तो होगा तो तुम्हारा ओपन बुक ही, इतना ध्यान रखो। बाकी हाँ, मेरे ख्याल से एग्जाम होंगे यार तुम लोग, इस बार मुझे कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि एग्जाम होंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई प्रॉब्लम? टेस्ट आई विल गिव यू ऑन। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।